जय हिंद। पंजाब के कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने देख लिया था कि कैसे रंजीत सिंह ने अपने पावर को कंसोलिडेट किया, सिख एम्पायर को कंसोलिडेट किया। बट 1839 में रंजीत सिंह पास्ड अवे और रंजीत सिंह के जाने के बाद पंजाब की कहानी कैसे चली है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के जाने के बाद पंजाब में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई वो देखेंगे। दूसरा, पंजाब के कॉन्क्वेस्ट में 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं। इन दोनों एंग्लो सिख वॉर्स की कहानी क्या है, कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, वो सारी बातचीत आज अपन करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह, और ये तो हमें पता ही है कि 1839 में रंजीत सिंह पास्ड अवे। और रंजीत सिंह अपने आप में बेहद पावरफुल रूलर हुआ करते थे और हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी कोई पावरफुल रूलर जाता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, और यही हुआ पंजाब में। फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो आर्मी कमज़ोर होने लगी, बिकॉज पैसा नहीं है, रेगुलर पेमेंट कहाँ से दें, और अगर आर्मी को रेगुलर पेमेंट नहीं मिलेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आर्मी कमज़ोर होगी। आर्मी के कमज़ोर होने के पीछे एक और रीज़न था। इसी सेम टाइम पीरियड के दौरान सिख आर्मी के जो कई सारे केपेबल आर्मी जनरल्स थे, दे ऑल्सो डाइड, और इसकी वजह से भी आर्मी कमज़ोर होने लगी। एक तरफ तो बेहद पावरफुल राजा पास्ड अवे, दूसरी तरफ आर्मी कमज़ोर हो रही है, और तीसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन। गद्दी की लड़ाई शुरू हो गई है कि रंजीत सिंह के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। और बड़ा स्वाभाविक था, बिकॉज जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक तो ये 12 मिसल्स के जो सरदार थे वो भी शांति से बैठे हुए थे, बिकॉज इनको पता था कि रंजीत सिंह बेहद पावरफुल हैं। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह गए तो ये जो 12 सरदार्स हैं ये भी अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो एक कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और इस गद्दी की लड़ाई में सबसे पहले गद्दी क्लेम करी खड़क सिंह ने। खड़क सिंह जो कि रंजीत सिंह के इकलौते लेजिटिमेट सन थे, इकलौते जायज बेटे थे। लेकिन ये जो खड़क सिंह है ये इनकेपेबल थे, काबिल आदमी नहीं थे। और खड़क सिंह डाइड इन 1839। 1839 में रंजीत सिंह पास्ड अवे और उसके कुछ महीने बाद 1839 में खड़क सिंह ऑल्सो पास्ड अवे। और खड़क सिंह के फ्यूनरल से वापस आते हुए खड़क सिंह के बेटे प्रिंस नवनिहाल सिंह ऑल्सो पास्ड अवे। मतलब 1839 में ही तीनों लोग डाइड। अच्छा, हालांकि खड़क सिंह रंजीत सिंह के इकलौते जायज बेटे थे, लेकिन रंजीत सिंह राजा थे और पुराने टाइम पे होता था कि राजाओं के कई सारे बेटे होते थे। तो जब खड़क सिंह पास्ड अवे, प्रिंस नवनिहाल सिंह पास्ड अवे, तो रंजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह वो गद्दी पे बैठे। लेकिन शेर सिंह का मर्डर कर दिया गया इन 1843। देखो कितनी इंटेंस कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है कि शेर सिंह जो है वो गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन इनका मर्डर कर दिया गया 1843 में। फिर ये जो 12 मिसल्स के सरदार हैं ये बैठे और इन्होंने डिसाइड किया कि दलीप सिंह जो कि रंजीत सिंह के एक और माइनर बेटे थे उनको महाराजा बनाया जाए, और दलीप सिंह को महाराजा बना दिया गया। लेकिन दलीप सिंह तो माइनर थे, तो इनके बिहाफ पे रानी जिंदान को बनाया गया रेजेंट। मतलब एक तरीके से दलीप सिंह के नाम पे शासन कौन करेगा, रानी जिंदान करेंगी। और हीरा सिंह डोगरा को बनाया गया वजीर, या फिर ये बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। कहानी क्या है, 1839 में रंजीत सिंह पास्ड अवे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आए। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आर्मी कमज़ोर हो गई, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने की शुरुआत हो गई। खड़क सिंह गद्दी पे बैठे, लेकिन ही डाइड इन 1839। प्रिंस नवनिहाल सिंह ऑल्सो पास्ड अवे। उसके बाद शेर सिंह गद्दी पे बैठे, बट ही वॉज मर्डर्ड इन 1843। फिर फाइनली दलीप सिंह को बनाया गया महाराजा। दलीप सिंह को महाराजा बना तो दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहा है, रानी जिंदान एक्सरसाइज कर रही है जो कि रेजेंट है। और हीरा सिंह डोगरा को बनाया गया था वजीर, लेकिन ये जो हीरा सिंह डोगरा हैं इनका मर्डर कर दिया गया इन 1844। जब हीरा सिंह डोगरा का मर्डर कर दिया गया तो एक नया आदमी वजीर बना, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो हैं वो रानी जिंदान के भाई थे, लेकिन जवाहर सिंह की आर्मी के साथ में नहीं बनी, और जवाहर सिंह को आर्मी ने मार दिया इन 1845। कितना इंटेंस कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है गद्दी के लिए कि 1843 में मर्डर किया गया है शेर सिंह का, 1844 में मर्डर किया गया हीरा सिंह डोगरा का, और 1845 में मर्डर किया गया जवाहर सिंह का। मतलब जो भी इंसान पावर में आ रहा है, गद्दी क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ ये रानी जिंदान बैठी हुई हैं
और ये कुछ इंटरनल चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी, कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो 12 मिसिल्स हैं, ये चेंजेस इन 12 मिसिल्स को पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब रानी जिंदान और 12 मिसिल्स के जो सरदार हैं उनकी नहीं बन रही थी। लेकिन मीनवाइल एक आदमी आया जिसका नाम था लाल सिंह। ये जो लाल सिंह है ये रानी जिंदान का प्रेमी था, लवर था। और इस लाल सिंह ने समहाउ आर्मी को अपने साइड कर लिया, आर्मी को अपने साइड कर लिया और रानी जिंदान तो ऑलरेडी इसके साइड में थी। और लाल सिंह बना नया वजीर इन 1845 और तेजा सिंह को बनाया गया आर्मी का कमांडर। जवाहर सिंह तक तो एक के बाद एक मर्डर हो रहे थे, लेकिन समहाउ लाल सिंह ने आर्मी को अपने साइड किया और रानी जिंदान तो इसके साइड में थी। लाल सिंह बन गया वजीर इन 1845 और तेजा सिंह को बनाया गया आर्मी का कमांडर। अच्छा, जब पंजाब में ये सब कुछ चल रहा था तो कंपनी की सिचुएशन क्या है? कंपनी ने 1839 में अफगान वॉर शुरू कर दिया है, वही अफगान वॉर जिसमें ब्रिटिशर्स हारेंगे। 1839 में सिंध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी गई है। 1839 में ही रंजीत सिंह पास्ड अवे और 1843 में सिंध वॉज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अब ब्रिटिशर्स का पूरा फोकस है पंजाब के ऊपर। भाई ये जो सिंध है इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया 1843 में। ये जो पंजाब है इसका जो सबसे पावरफुल रूलर है रंजीत सिंह, ही पास्ड अवे इन 1839। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उस पर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का कब्जा है, जैसे बंगाल, जैसे मैसूर, जैसे हैदराबाद, जैसे मराठास। तो अब ब्रिटिशर्स का पूरा फोकस है पंजाब के ऊपर। और इसी बैकड्रॉप में शुरुआत हुई फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की 1845 में और ये कंक्लूड होगा 1846 में। कॉजेज क्या थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के? अगर अपफ्रंट देखोगे तो कॉज बड़ा सिंपल है कि ये जो सिख आर्मी है इसने रिवर सतलज को क्रॉस किया ऑन December 11, 1845। और अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो हमने बात की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर की। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में रंजीत सिंह ने ये अग्री किया था कि ये जो रिवर सतलज है ये सिख एम्पायर और ब्रिटिश डोमिनियंस के बीच में बॉर्डर है। तो जब सिख आर्मी ने रिवर सतलज को क्रॉस किया ऑन December 11, 1845 तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये तो वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, अब तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक नज़र में देखोगे तो ये कॉज नज़र आएगा, लेकिन जो कॉजेज हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे? एक तो नए गवर्नर जनरल आ गए जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। और ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ये इंपीरियलिस्ट आदमी है, हार्डकोर इंपीरियलिस्ट है। इसका सिंपल सा मोटिव है कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करना। दूसरा, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए हैं और ब्रिटिशर्स हार गए तो एक बार फिर से अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पंजाब पे कब्जा कर लो, सिख एम्पायर पे कब्जा कर लो। दूसरा, ब्रिटिशर्स के पास में अपॉर्चुनिटी भी है बिकॉज कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, आर्मी गद्दी के लिए लड़ाई लड़ रही है, राजा जो भी क्लेम कर रहे हैं वो गद्दी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब पावर स्ट्रगल चल रही है, अभी अभी अपन देख कर आ रहे हैं। दूसरा, ये जो सिख आर्मी है ये ब्रिटिश आर्मी को लेकर सस्पिशियस भी है बिकॉज ब्रिटिश आर्मी का कोई भरोसा नहीं। 1841 में कोशिश कर रहे थे सिंध को कैप्चर करने की, 1843 में कर भी लिया। ग्वालियर को कैप्चर किया इन्होंने, अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश करी लेकिन हार गए। इनका क्या भरोसा कल को सिख एम्पायर पे कंट्रोल करें, कैप्चर करने की कोशिश करें। तो जो सिख आर्मी है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होने लगी कि कल को अगर अटैक करेंगे तो हम तैयार तो रहें। और दूसरा, ये जो ब्रिटिश आर्मी है माहौल भी ऐसा ही बना रही थी। लाहौर के बॉर्डर पे ब्रिटिश आर्मी अपने ट्रूप्स के नंबर को इंक्रीज कर रही थी और इस बैकड्रॉप में सिख आर्मी ने जो है रिवर सतलज को क्रॉस किया ऑन December 11, 1845 और यहां से शुरुआत हो गई वॉर की। वॉर शुरू हुआ December 1845 में। एक तरफ थे 50,000 लोगों की सिख आर्मी और दूसरी तरफ थी 30,000 लोगों की ब्रिटिशर्स की आर्मी। पहले ग्लैंस में तो ऐसा लगेगा कि सिख आर्मी जो है वो जीत जाएगी, लेकिन हर बार इंडियन पॉलिटिक्स में ये हुआ है, घर का बेदी लंका ढाता है। इस बार भी यही हुआ। लाल सिंह जो कि वजीर थे और तेजा सिंह जो कि आर्मी कमांडर थे, इन्होंने बेईमानी कर दी, इन्होंने गद्दारी कर दी सिख आर्मी के साथ में, सिख एम्पायर के साथ में, और ये चले गए कंपनी की गोद में जाके बैठ गए। और हर बार इंडियन पॉलिटिक्स में यही हुआ है। बंगाल के अगर कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो मीर जाफर ना हो तो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट इतना इजी ना हो। अगर मराठास की बात करें तो रघुनाथ राव अगर ना हो
तो मराठास को इतनी जल्दी कॉन्कर नहीं किया जा सकता था। वैसे ही सिख एम्पायर की अगर बात करें तो लाल सिंह ना हो, तेजा सिंह ना हो तो इतना इजी नहीं था सिख आर्मी को हराना। लेकिन लाल सिंह, सोचो एक ऐसा एम्पायर जिसका वजीर जो है, जिसका आर्मी कमांडर तेजा सिंह जो है, वो ही अपोजिशन वाली पार्टी के साथ में मिल के लड़ाई लड़ रहा है, धोखा दे रहा है, ट्रीजन कर रहा है। और इसी के चलते सिख आर्मी को सक्सेसिव डिफीट्स फेस करनी पड़ी। सिख आर्मी को सबसे पहली बार हराया गया मुदकी नाम की जगह पे ऑन दिसंबर 18, 1845। फिर हराया गया फिरोज शाह नाम की जगह पे ऑन दिसंबर 21, 22, 1845। फिर बुडेलवाल नाम की जगह पे जनवरी 28, 1846। फिर सोवरन नाम की जगह पे फरवरी 10, 1846। ये चारों जगह याद रहें ना रहें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लाहौर को कैप्चर कर लिया गया ऑन फरवरी 20, 1846 और लाहौर को कैप्चर किया गया बिना लड़े, बिकॉज लाल सिंह जो है वो कंपनी के साथ में मिले हुए थे, तेजा सिंह जो है वो कंपनी के साथ में मिले हुए थे, सिख आर्मी में था ही कौन। तो लाहौर को विदाउट अ फाइट ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया ऑन फरवरी 20, 1846 और लाहौर कैप्चर हो गया, सिख आर्मी हार गई और सिख लोगों को फोर्स किया गया एक बेहद ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए। ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर और ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये साइन हुई मार्च 8, 1846 को। और ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या लिखा गया, देखो कितनी ह्यूमिलिएटिंग चीज़ थी। एक तो सिख एम्पायर को बोला गया कि वॉर में जितना भी खर्चा आया है वो आपको देना पड़ेगा कंपनी को, लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया कंपनी को देना पड़ेगा, ये कहा गया। दूसरा, सतलज और ब्यास के बीच में जो जलंधर द्वाब था वो देना पड़ेगा किसको, वो देना पड़ेगा कंपनी को। जलंधर द्वाब जो कि अपने आप में रिसोर्स रिच रीजन है, वो भी कंपनी ने अपने लिए मांग लिया। लाहौर के कोर्ट में परमानेंटली एक ब्रिटिश आदमी रहेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और उस आदमी का नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस। सिख आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। कंपनी ने दलीप सिंह को राजा बनाए रखा, रानी जिंदान को रेजेंट बनाए रखा और लाल सिंह को वजीर बनाए रखा। इसके अलावा एक और चीज़ हुई, ये जो वॉर का खर्चा मांगा गया था 1.5 करोड़, सिख लोगों के पास में उतना पैसा था नहीं, तो कंपनी ने बोला कि कश्मीर और जम्मू आप हमें दे दो। और ये जो कश्मीर है इसको कंपनी ने बेच दिया गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए में। और यही गुलाब सिंह डोगरा की जो डायनेस्टी है वो कश्मीर को रूल करेगी आगे जाके। और ये जो आज की डेट में कश्मीर का इशू है इसका ओरिजिन इस ट्रीटी के साथ में है। गुलाब सिंह डोगरा एक नॉर्मल सरदार हुआ करता था, उसको 75 लाख रुपए में कश्मीर बेच दिया है कंपनी ने। और ये जो कश्मीर का ट्रांसफ़र है ये फॉर्मलाइज किया गया एक दूसरी ट्रीटी के साथ में जो कि साइन हुई थी मार्च 16, 1846 को। देखो अभी तक अपन ने क्या बात करी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। कॉज अगर इमीडिएट देखें तो सिख आर्मी ने रिवर सतलज को क्रॉस किया था ऑन दिसंबर 11, 1845। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन था और ये कह सकते हैं कि यहाँ से वॉर की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर कॉजेज़ को गहराई में जाके देखेंगे तो कॉजेज़ कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ लॉर्ड हार्डिंग है गवर्नर जनरल जो कि इंपीरियलिस्ट है, दूसरी तरफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए तो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तीसरा, ये जो ब्रिटिश आर्मी है इसका कोई भरोसा नहीं है, सिंध को कैप्चर कर रही है, ग्वालियर को कैप्चर कर रही है, कल को हो सकता है पंजाब को भी कैप्चर करें, तो सिख आर्मी प्रिपेयर भी कर रही है। और फिर लाहौर के बॉर्डर पे ब्रिटिश ट्रूप्स का नंबर बढ़ाया जा रहा है, इसके चलते सिख आर्मी ने रिवर सतलज को क्रॉस किया। लड़ाई की शुरुआत हो गई, एक तरफ सिख आर्मी एक तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी। सिख आर्मी बड़ी थी लेकिन सिख आर्मी को लाल सिंह ने, तेजा सिंह ने धोखा दिया और इसी के चलते सिख आर्मी सक्सेसिवली हारी 3-4 बार। ये 3-4 जगह दे रखी हैं जहां हारी। फाइनली लाहौर को कैप्चर कर लिया गया ऑन फरवरी 20, 1846 और एक बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन मार्च 8, 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर में कंपनी ने बोला कि वॉर में जितना भी खर्चा हुआ है 1-1.5 करोड़ रुपए का वो पैसा आप हमें दो, जलंधर द्वाब आप हमें दो। लाहौर के कोर्ट में एक ब्रिटिशर्स रख दिया गया जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। सिख आर्मी की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, दलीप सिंह को राजा बनाए रखा, रानी जिंदान को रेजेंट बनाए रखा और लाल सिंह को वजीर बनाए रखा। कश्मीर को बेच दिया गया 75 लाख रुपए में टू गुलाब सिंह। और यहां तक ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये अपने आप में बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी सिख लोगों के लिए, सिख एम्पायर के लिए। ये जो सिख लोग हैं इनको घुटन हो रही थी और इनके लिए सबसे बड़ा इश्यू था कि कश्मीर को बेच दिया गया है, कश्मीर को ट्रांसफर कर दिया गया है।
और इस कश्मीर के ट्रांसफ़र पे सिख लोगों ने रिबेल कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। इस रिबेलियन को सप्रेस किया गया और एक नई ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ बैरोवाल, और ये ट्रीटी ऑफ बैरोवाल साइन हुई दिसंबर 1846 को। क्या किया गया इसके थ्रू? रानी जिंदान जो कि रेजेंट थी उनको हटा दिया गया और रानी जिंदान को प्रिजनर बना के ले लिया गया और बनारस में रख दिया गया। और पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए, सिख एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए एक काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनाई गई और इस काउंसिल ऑफ रेजेंसी में 8 सिख सरदार हुआ करते थे और इस काउंसिल ऑफ रेजेंसी को प्रिसाइड कर रहे थे हेनरी लॉरेंस जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट थे लाहौर के कोर्ट में। ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के थ्रू क्या किया गया? रानी जिंदान को हटा दिया गया और प्रिजनर बना के बनारस में रख दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए एक काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनाई गई जिसमें 8 सिख सरदार हुआ करते थे और इस काउंसिल ऑफ रेजेंसी को हेड कौन कर रहा था? हेनरी लॉरेंस हेड कर रहे थे और इसके साथ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुआ। लेकिन ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है ये अपने आप में बड़ा ह्यूमिलिएटिंग नोट पे एंड हुआ था सिख लोगों के लिए। ट्रीटी ऑफ लाहौर आप देख सकते हो कितनी ह्यूमिलिएटिंग थी। एक तो फर्स्ट वॉर की डिफीट फेस करी सिख लोगों ने, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये जो ट्रीटी ऑफ बैरोवाल है, ये अपने आप में बेहद ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज थी। ऊपर से रानी जिंदान को प्रिजनर बना के रखा गया है बनारस में। सिख लोग ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे, परेशान फील कर रहे थे, घुटन फील कर रहे थे कि यार हम एक टाइम पे इतने पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे, आज हमारी सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई। और इसी बैकड्रॉप में शुरुआत हुई सेकंड एंग्लो सिख वॉर की, जो कि शुरू हुआ 1848 में और कंक्लूड हुआ 1849 में। अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुआ 1846 में, उसके 2 साल बाद ही सेकंड एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हो गई है 1848 में। हालांकि अगर थोड़ा डीप में देखेंगे तो ये कॉजेज हैं, पहले से ही सिख लोग इतने ह्यूमिलिएटेड हैं। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? मुलराज नाम का एक गवर्नर हुआ करता था मुल्तान का और इस मुलराज को गवर्नर ऑफ मुल्तान के तौर पर रिप्लेस कर दिया गया था। कंपनी इससे और ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रही थी, पैसा डिमांड कर रही थी, जो कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो कंपनी ने मुलराज को रिप्लेस कर दिया। मुलराज ने कर दिया रिवोल्ट और 2 अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया। इस मुलराज के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कंपनी ने भेजा शेर सिंह को, लेकिन ये जो शेर सिंह है ये खुद मुलराज के साथ में जाके मिल गया और अब कंपनी को समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो इकट्ठा हो गए, अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर अपनी सिचुएशन को बना के रखना है, और ये बन गया सेकेंड वॉर का कॉज। एंड इस बैकड्रॉप में शुरुआत हुई सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की और इस टाइम तक एक नए गवर्नर जनरल आ गए थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट थे। लॉर्ड डलहौजी का सिंपल सा मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करना है। तो जब पंजाब को एनेक्स करने की बारी आई, पंजाब को कैप्चर करने की बारी आई, तो लॉर्ड डलहौजी ने खुद बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। 3 बैटल्स हुई। एक हुई बैटल ऑफ रामनगर। जब बैटल ऑफ रामनगर हुई तब ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ थे सर ह्यूज। दूसरी हुई बैटल ऑफ चिल्हनवाला जनवरी 1849 में। और फाइनली तीसरी बैटल हुई बैटल ऑफ गुजरात ऑन फरवरी 21, 1849। अच्छा, ये जो गुजरात है ये आज के वाला गुजरात नहीं है, ये झेलम के पास में एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, ये वो बैटल ऑफ गुजरात है। और इस बैटल ऑफ गुजरात में सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया एट रावलपिंडी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली 2 बैटल्स हैं इनका नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यूपीएससी में ये कहना कि कोई चीज़ याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप में हल्की बात है, जितना याद हो जाए उतना बेटर है। लेकिन इन तीनों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ गुजरात, फरवरी 21, 1849 को लड़ी गई और इस बैटल ऑफ गुजरात के थ्रू सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया एट रावलपिंडी। इसके बाद क्या हुआ? सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया और शेर सिंह ने सरेंडर कर दिया 1849 में। वही शेर सिंह जिसको भेजा गया था मुलराज के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, जो कि मुलराज के साथ में जाके मिल गया था। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। पंजाब के एनेक्सेशन के लिए डलहौजी को प्रेज किया गया था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, डलहौजी को प्रमोशन दिया गया। ये जो सेटअप की गई थी काउंसिल ऑफ रेजेंसी आफ्टर 1846, इस काउंसिल ऑफ रेजेंसी को हटा के एक 3 मेंबर का बोर्ड सेटअप किया गया पंजाब को गवर्न करने के लिए। और ये जो 3 मेंबर का बोर्ड है इसके 3 मेंबर्स कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस दोनों भाई और चार्ल्स मानसेल। कब सेटअप किया गया 3 मेंबर बोर्ड को? आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1853 में इस बोर्ड को भी नलीफाई कर दिया गया और पंजाब को प्लेस कर दिया गया अंडर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और पहले चीफ कमिश्नर कौन थे पंजाब के? जॉन लॉरेंस।
बड़ा सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में। देखो कॉज तो बड़ा सिंपल है कि पहले एंग्लो सिख वॉर की जो ट्रीटीज थी वो ह्यूमिलिएटिंग थी, रानी जिंदान को प्रिजनर रखना वो प्रेस्टीज का सवाल था। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था कि मुलराज जो कि गवर्नर ऑफ मुल्तान थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था। मुलराज ने रिवोल्ट किया और 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया। शेर सिंह को भेजा गया था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, लेकिन शेर सिंह ऑल्सो ज्वाइंड मुलराज और इसी के साथ शुरू हो गई सेकेंड वॉर की। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी जो नए गवर्नर जनरल थे उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। फाइनली बैटल ऑफ गुजरात जो कि हुई फरवरी 21, 1849 को, उसमें सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया एट रावलपिंडी। सिख आर्मी ने सरेंडर किया, शेर सिंह ने सरेंडर किया 1849 में, पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। एक 3 मेंबर का बोर्ड सेटअप किया गया पंजाब को गवर्न करने के लिए। 3 मेंबर का जो बोर्ड था उसके मेंबर्स कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसिल। लेकिन 1853 में इस 3 मेंबर के बोर्ड को भी नलीफाई कर दिया गया और पंजाब को प्लेस कर दिया गया अंडर चीफ कमिश्नर। और फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे? जॉन लॉरेंस। और इसके साथ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुआ। इसके साथ पंजाब सिख एम्पायर के ऊपर भी कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का हो गया। इस एंग्लो सिख वॉर्स के सिग्निफिकेंस क्या है? दोनों ही साइड, ब्रिटिशर्स भी और सिख लोग भी, इन दोनों को समझ में आया कि ये दोनों बेहद पावरफुल हैं, इन दोनों की आर्मीज बेहद पावरफुल हैं। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करने लगे और सिख लोग जो हैं वो बेहद लॉयल हो गए ब्रिटिशर्स के प्रति। इनफैक्ट जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो सिख लोगों की जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर लड़ी और उसके बाद इंडिपेंडेंस तक सिख लोग जो हैं, सिख लोगों की जो आर्मी है, पंजाब की जो आर्मी है, वो ब्रिटिशर्स के साथ में लॉयल रही है, ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर लड़ी है। और इसके साथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।